प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा लूसेंट में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q बराबर J या W/JQ, यहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J का मान 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। ऊष्मा के मात्रक यूनिट्स ऑफ हीट। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग भी किया जाता है। 1 कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। 3 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTHU कहते हैं, यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। विभिन्न मात्रकों में संबंध। 1 BTH यूनिट बराबर 252 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल बराबर 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। पृष्ठ 288। ताप। टेम्परेचर। ताप वो भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। ताप मापन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमापी थर्मोमीटर। तापमापी ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए पैमाने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं। 1 सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। 2 फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 3 रोमर पैमाना। इसका हिमांक 0 डिग्री रोमर एवं भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर है। इनके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 4 केल्विन पैमाना। इसमें हिमांक को 273 केल्विन एवं भाप बिंदु को 373 केल्विन है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चारों पैमानों में संबंध। C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो। सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273 डिग्री 16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव तापमापी। पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। गैस तापमापी। इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है।
प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी, इसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए किया जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। ये तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। पृष्ठ 289। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल किलोग्राम -1 केल्विन की पावर -1 कोष्ठक में J kg की पावर -1 K की पावर -1 होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता कोष्ठक में जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी होता है। बर्फ 2100 जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी, पारा 140, लेड 130, लोहा 460, केरोसिन तेल 210, जल 4200। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा, बीटा एवं गामा में संबंध। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा समानुपात 1:2:3 और बीटा बराबर 2 अल्फा तथा गामा बराबर 3 अल्फा। जल का असामान्य प्रसार। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, 1 चालन, 2 संवहन और 3 विकिरण। चालन, कंडक्शन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। संवहन, कन्वेक्शन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण, रेडिएशन। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर पर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। पृष्ठ 290। स्टीफेन का नियम, स्टीफेन्स लॉ। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E अनुक्रमानुपाती E की पावर 4 या E बराबर सिग्मा
T⁴। यहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफेन नियतांक कहते हैं। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। टिक बिंदु, वो बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती है। गलनांक, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक मिलाने से, गलनांक घटता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर mL। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, शोरा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। प्रश्न 291। प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक यानी कूलिंग उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा रहता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। 1 ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। 2 आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच। 3 वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक। 13.4 ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। 1 निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। 2 बाह्य कार्य करने में। समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस।
यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। ये रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो निम्न है। 1. केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। 2. क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। 14. प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। पृष्ठ 292। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपरिवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपरिवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, यानी U = C/μ, जहां U = माध्यम में प्रकाश की चाल, C = निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 से यानी 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। 1. प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस बॉडीज। ये वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। 2. अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वो वस्तुएं जो जिनका अपना समय स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। 3. पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। वो वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे कांच, जल आदि। 4. अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसक्लूसेंट बॉडीज। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुएं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। 5. अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक बॉडीज। अपारदर्शक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे धातु। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। 1. आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। 2. आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। पृष्ठ 293।
समतल दर्पण प्लेन मिरर से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा लैटेरियल इनवर्स होता है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपातित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को सिग्मा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 सिग्मा डिग्री से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। 1. यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बटे 90 डिग्री माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 2. यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समाद्विभाजक पर नहीं हो। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बटे 40 डिग्री बराबर 9 प्रतिबिंब बनेंगे। 3. यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे 40 डिग्री माइनस 1 बराबर 8 होगी। 4. यदि 360 बटे थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। गोलीय दर्पण से परावर्तन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। 1. अवतल दर्पण। 2. उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। 1. वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, बिंदु मात्र। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 2. वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 3. वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार समान आकार का, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 4. वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 5. वस्तु की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 6. वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बढ़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा व आभासी। पृष्ठ 294। अवतल दर्पण का उपयोग। 1. बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। 2. आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। 3. गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में। 4. सोलर कुकर में। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग। 1. इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, साइड मिरर रूप में। 2. सोडियम परावर्तक लैंप में। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम, रेरर मीडियम से सघन माध्यम, डेंसर मीडियम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है
तो वो दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन के नियम। 1. आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। 2. किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, कोष्ठक में नियतांक, कोष्ठक समाप्त। नियतांक का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अवर्तनांक का मान कम हो जाता है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। 1. द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। 2. तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। 3. सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। 4. पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। 5. जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। पृष्ठ 295। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। 1. प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। 2. आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है 1. हीरा का चमकना। 2. रेगिस्तान में मरीचिका मायरेज का बनना। 3. जल में पड़ी परखनली का चमकना। 4. कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाशिक तंतु का उपयोग। 1. प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में। 2. विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में। 3. मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में। 4. शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। प्रायः लेंस 2 प्रकार के होते हैं। 1. उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और 2. अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द। उत्तल लेंस O प्रकाशिक केंद्र, C1 और C2 लेंस का मुख्य अक्ष, यह है उत्तल लेंस। तथा अवतल लेंस F1 प्रथम फोकस तथा F2 द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। 1. वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। 2. C1 से परे, प्रतिबिंब की स्थिति F2 एवं C2 के बीच, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, छोटा तथा उल्टा। 3. C1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति C2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार
वास्तविक, बराबर और उल्टा। 4. C1 एवं F1 के बीच प्रतिबिंब की स्थिति C2 से परे। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बड़ा और उल्टा। 5. F1 पर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। 6. O एवं F1 के बीच प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार आभासी, सीधा तथा आवर्धित। पृष्ठ 296। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर SI मात्रक है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। ये लेंस एवं द्रव के अपरिवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया जाए कि म्यू अपरिवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपरिवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। 1. म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपरिवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपरिवर्तनांक से कम है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कांच बराबर म्यू बराबर 1.5 के लेंस को पानी म्यू डैश बराबर 1.33 में डुबाने पर। 2. म्यू बराबर म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को समान अपरिवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। 3. म्यू स्मॉलर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपरिवर्तनांक लेंस के अपरिवर्तनांक से अधिक है। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच कोष्ठक में म्यू बराबर 1.5 कोष्ठक समाप्त के लेंस को कार्बन डाइऑक्साइड कोष्ठक में म्यू डैश बराबर 1.68 कोष्ठक समाप्त में डुबोने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार है: बैंगनी वायलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। पृष्ठ 297। अतः किसी पदार्थ का अपरिवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपरिवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपरिवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष रेनबो, परावर्तन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो, दो द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मीटर तथा बाहर वाली लाल किरण आंख पर 42 डिग्री 8 मीटर का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपातित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी किरणें आंख पर 54 डिग्री 52 मीटर का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मीटर का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखलाई पड़ता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है, जैसे लाल धन पीला मैजेंटा, हरा धन पीला पीकॉक नीला, लाल धन हरा पीला। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। यानी लाल धन पीकॉक नीला धन बराबर सफेद, नीला धन पीला बराबर सफेद, हरा धन मैजेंटा बराबर सफेद, लाल धन हरा प्लस नीला सफेद। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियां होती हैं। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग वस्तु जिस रंग का दिखलाई पड़ता है वो वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वो काली दिखाई देती है। इसीलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वो काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वो अवशोषित कर लेता है। पृष्ठ 298। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वो किस तरह को देखती हैं, इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है। वस्तु के नाम: सफेद कागज, सफेद किरणों में सफेद, लाल किरणों में लाल, हरी किरणों में हरा, पीली किरणों में पीला, नीली किरणों में नीला। लाल कागज: सफेद में लाल, लाल में लाल, हरी में हरा, पीली में काला, नीली में काला। हरा कागज: सफेद में हरा, लाल में काला, हरी में हरा, पीली में काला, नीली किरणों में काला। पीला कागज: सफेद में पीला, लाल में काला, हरी में काला, पीली में पीला, नीली में काला। नीला कागज: सफेद में नीला, लाल में काला, हरी में काला, पीली में काला, नीली में नीला। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण: इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण: माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण: माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट: दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण: पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है।
अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा के समान रूप से अथवा समापित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश में अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट हो कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों विद्युत क्षेत्र के कारण होता है।